रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में हम बैंकिंग वगैरह कर रहे हैं अभी। तो ये PT 365 है, और जो एक साल में जो भी बैंकिंग का वगैरह न्यूज है इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसमें से हाईलाइटेड पोर्शन सिर्फ करेंगे। सबसे पहला है ICRR यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। क्या है भाई साहब, मान लीजिए बैंक के पास कितना है, 100 करोड़ रुपया NDTL में, तो CRR 4.5% रेट से कितना हो गया, 4.5 करोड़। अब बढ़ के मान लीजिए NDTL हो गया 150 करोड़ रुपया, तो CRR हुआ 4.5% से कितना, 6.75 करोड़। लेकिन मान लीजिए ICRR लगा दी हम 10% का, ठीक है, तो ये तो लगेगा ये 6.75 करोड़। लेकिन 50 करोड़ जो प्लस हुआ है उसके ऊपर 10% 5 करोड़ और एक्स्ट्रा लगेगा। तो समझ रहे हैं क्यों लगा रहे हैं, ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगा यानी कि मार्केट में पैसा कम रहेगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, और बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा अगर रहेगा तो रेजिलियंस बढ़ेगा। अगर शॉक लगता है इकोनॉमी को तो वहाँ से पैसा निकाल के कस्टमर मेंबर को दिया जा सकता है। लेंडिंग कम होगा इसके अंदर, ठीक है, लेंडिंग कम होगा तो इससे क्या होगा, जो सर्विस का जो है डिमांड वगैरह कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा इकोनॉमी के अंदर। तो बेसिकली क्या है, ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है, और बाकी के और भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल हैं, जैसे कि आप SDF देख सकते हैं, अल्टरिंग रेपो रेट है आपका, OMO है, वेज एंड मीन्स एडवांसेज हैं, ये सब आप थ्योरेटिकल पोर्शन में करेंगे, तो ये सब है। एक दूसरा न्यूज है सरप्लस ट्रांसफर में RBI अपना सरप्लस ट्रांसफ़र कर दिया सरकार को। ये पूरा ग्राफ देख सकते हैं कि पूरा जो है 2000 से 11 के बीच में 15,009 करोड़ से बढ़ के अभी 99,112 करोड़ है 2021 का। हाईएस्ट कब गया है, तो हाईएस्ट गया है 2018-19 में, ठीक है ना। सरप्लस ट्रांसफ़र करती है किस नियम के तहत, तो RBI एक्ट 1934 के तहत ये ट्रांसफ़र करती है। तो ये मुख्य न्यूज़ था इसके अंदर। फिर देखिए तीसरा न्यूज़ है ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट यानी कि लिबोर, ठीक है। क्यों लिबोर छोड़, क्या होता है ये बेंचमार्क रेट। देखिए जैसे ही बैंक जो भी लोन वगैरह घुमाती है वो बैंक का एसेट होता है, तो जो रेट पे घुमाती है वो रेट अभी रेलिवेंट है नहीं है, उसके लिए क्या करना लगता है, उस रेट का हम बेंचमार्किंग करते हैं ना, रेपो से कर सकते हैं, अदर रेट्स हैं जैसे कि लिबोर है एक, है ना। और दूसरे देखिए आप कौन कौन से हैं रेफरेंस, जैसे कि SOFR है US का है, फिर यूरीबोर है यूरोप का, टीबोर है जापान का, सीबोर है चाइना का, MMIFOR है इंडिया का है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि एक रेफरेंस बना रहता है तो रेलिवेंस रहता है उसका इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट कमाएगी बैंक तभी तो बैंक प्रॉफिट होगा, है ना, नहीं तो इन्फ्लेशन के साथ अगर इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं हुआ है ना तो क्या रहेगा, कोई इरिलेवेंट है। डेटर हमेशा क्या रहेगा, मज़े में रहेगा, और जो लेंडर होगा वो नुकसान में हो सकता है। तो अभी ये जो है लिबोर जो है इसको ये रेफरेंस से हटने के लिए बोला है। किसने बोला, RBI ने बोला है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए आप, न्यूज है आपका पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, है ना। इसमें क्या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, इसके बारे में न्यूज़ दिया हुआ है कि RBI एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब ऑर्गेनाइजेशन G20 टेक स्पेन 223 टू प्रमोट इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ग्लोबलाइजेशन भाई बढ़ रहा है तो और उसको प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई एक मेथड ये है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इन्हांस करना है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पहले से भी हो रहा है ना, जैसे कि आप देखिए स्विफ्ट वगैरह टेक्नोलॉजी है, या अभी आप वॉलेट डिजिटल वॉलेट को प्रमोट कर रहे हैं, UPI प्रमोट कर रहे हैं ना, बहुत सारे देशों में देखिए अब UPI को प्रमोट कर रहे हैं ना जी, जैसे कि UAE है, मॉरिशस है, नेपाल है, ये सब में। तो ये सब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फैसिलिटेट करने का तरीका है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, बाहर के लोग यहाँ आएंगे वो भी UPI यूज करेंगे, यहाँ से UAE जाइए तो भी UPI यूज कीजिए, मज़े मज़े हैं एकदम से, ठीक है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया है, RBI ने एक G20 टेक स्प्रिंट 223 लॉन्च कर रहा है, ठीक है। ओके चलिए अगला देखते हैं। एक न्यूज ये है कि सेबी ने क्या लॉन्च किया भाई साहब, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, BSE पे इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है भाई साहब, लॉन्च किया, ठीक है। IRRA प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड
to reduce risk faced by investor in eventuality of technical glitches at the trading members and at both the primary side and डिजास्टर रिकवरी साइड। ठीक है, रिस्क जो होगा ना, मान लीजिए टेक्निकल ग्लिच आया, उसके चलते जो ट्रेडर्स को रिस्क आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या है, IRR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बाकी सेबी का स्टैटिकल पोर्शन है कि सेबी जो है किस तरह का बॉडी है, लेजिस्लेटिव, वो इसका लेजिस्लेशन निकला था ना जी सेबी एक्ट में 1992, तो ये किस तरह का बॉडी हो गया, ये हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरे स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जांपल जैसे कि EPFO होता है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलिए अगला पोर्शन देखते हैं। सेबी के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे IPO का लिस्टिंग टाइम घटा के देखिए 6 से 3 दिन कर दिया गया, T+6 T+3 फॉर्मेट में कर दिया गया ना, T+6 मतलब 6 दिन से घटा के T+3 3 दिन कर दिया गया लिस्टिंग टाइम। BRSR कोर फ्रेमवर्क, इसमें बहुत हाईलाइटेड पोर्शन है कि अब जो है एक ESG फ्रेमवर्क के तहत जो है डिक्लेरेशन करना है। मान लीजिए कोई कंपनी X और Y दोनों एक ही बिजनेस में है, लेकिन X जो है इन्वायरमेंटल काम कर रही है, ठीक है, सोशल में भी एक्टिव है, ठीक है, गवर्नेंस भी उसका बहुत बेहतर है, तो डेफिनेटली बात है कि सेम फंक्शन सेम रेवेन्यू पे आप ESG जो डिक्लेयर कर रहा है अच्छे से उसको आप दीजिएगा ना जी, है ना। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी साथ में कर रहा है, वो सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है ना, वेलफेयर वर्क कर रहा है, तो उसके लिए दीजिएगा आप पैसा। तो ये ESG फ्रेमवर्क डिक्लेयर करने का। एक डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग है ना, इलीगल ट्रेडिंग है, जो बिना लिस्टिंग का ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसको डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग बोलेंगे। फिर एक FPI के बारे में न्यूज़ आया हुआ है कि सेबी रिलीज्ड अ कंसल्टेशन पेपर, ठीक है, किस चीज़ पर कंसल्टेशन पेपर है भाई, फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि FPI, समझे ना, जो हाई रिस्क है। मान लीजिए कोई कंपनी है मतलब खड्डे में जा रही है और इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, है ना, या मालूम है कि कंपनी का ऐसा क्रेडिट है कि भाई आज लगा रही है कल ही पैसा निकाल सकती है, कोई ठिकाना कुछ नहीं है, एकदम गलत कंपनी है, तो ऐसे कंपनीज को जो है एडिशनल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए सेबी ने गाइडलाइन निकाला है, ठीक है ना। और भी FPI से संबंधित इशूज़ आते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए जो बॉर्डर कंट्रीज है इंडिया का, उसके लिए रूल है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही उसको, मतलब गवर्नमेंट रूट से ही उसको करना है, ठीक है, लेकिन वो उसको क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए सिंगापुर से जाके FPI में इन्वेस्ट कर रहा है, ये FPI रूट में आ रहा है, तो ये सब इशूज चलते हैं। उसके लिए एडिशनल डिक्लेरेशन का ये क्लॉज लेके आया हुआ है, ठीक है। अब बेसिक स्टैटिकल पोर्शन देखिए FDI FPI में क्या था। FDI डेफिनेट बात है यार, कंपनी खड़ा करती है, मैनेजमेंट संभालती है, उसको ग्रो करती है कंपनी को, तो टाइम टेकिंग वाला काम है भाई साहब, इसमें एक्टिव इन्वेस्टर ही आते हैं। FPI में क्या है कि जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ पे अपना घुस गया इन्वेस्टर, पैसा कमाया निकल गया मार्केट से, कोई ठीक और ठिकाना इनका होता नहीं है, ठीक है। तो ये पैसिव इन्वेस्टर बोल सकते हैं, है ना, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कंट्रोल वगैरह नहीं होता है इनका मैनेजमेंट के ऊपर FPI का, है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ये, उसका उल्टा करते ये सब FDI में आ जाएगा, ठीक है। ईजी काम है ना भाई साहब, कंपनी खड़ा करने से बढ़िया है कि कंपनी का शेयर खरीदिए, एंजॉय कीजिए, तो रिलेटिवली ईजी है। वोलेटाइल होता है, आज यहाँ कल सिंगापुर परसों पाकिस्तान, कोई ठीक नहीं है इनका। दूसरा देख लीजिए आप कॉर्पोरेट डेट मार्केट, है ना, जैसे कि आपका मनी मार्केट है उसी तरह इधर आपका जगह आप सिक्योरिटी मार्केट में डेट मार्केट होता है, जैसे बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, है ना, तो डेट मार्केट थोड़ा सिक्योर वर्क होता है डेट, है ना। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट में देखिए क्या गाइडलाइन निकाला, रिसेंटली SBI ने फ्रेमवर्क निकाल दिया है। क्या चीज़ का फ्रेमवर्क निकाला भाई साहब, कि डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड हम करेंगे। क्यों करेंगे, डेट मार्केट प्रमोट करने के, डेवलपमेंट फंड ही होता है प्रमोट करने के लिए, तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट को प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेट डेट मार्केट का डेवलपमेंट फंड निकाल दिया, ठीक है। पुल कहाँ से करिएगा पैसा भाई साहब, तो पैसा इसमें कहाँ से आएगा देख लीजिए भाई साहब। ये जो है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जैसे, ठीक है ना, और इसमें कहाँ कौन कौन सा सिक्योरिटी रखा जाएगा, इसके अंदर का जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का सिक्योरिटी होगा वही रखा जाएगा, अचरा कचरा कंपनी नहीं रहेगा, BBB मिनिमम होना चाहिए उसका रेटिंग कंपनी का, समझ गए। ऑब्जेक्टिव समझ ही गए, डेट मार्केट को प्रमोट करना है ना, क्योंकि देख लीजिए ना भाई साहब, आप यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि डेट मार्केट आप देखिए यहाँ पे चाइना में देखिए 40% है, साउथ कोरिया में 80 से ज़्यादा परसेंट है, मलेशिया में 50 से ऊपर का डेट मार्केट परसेंटेज चल रहा है, ठीक है जी, बाय GDP बोल रहा हूँ। इंडिया में क्या है करंट डेट मार्केट, तो 17% है भाई 2022 का डेटा के हिसाब से।
तो उसको डेवलपमेंट फंड, समझ गए ना बात को। एक है इन्वेस्टर सर्विस फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, है ना। आईएसएफ और आईपीएफ ये सब जो है का गाइडलाइन दिया है सेबी ने। आईएसएफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी मान लीजिए कि आपका जो ब्रोकर वाला कंपनी सब, जैसे सीएसडीएल एनएसडीएल ये सब जो है, यहाँ आप स्टॉक में पैसा खरीदते हैं, आपका डूब गया पैसा या कुछ हो गया, मान लीजिए कुछ क्रैश व्रैश हुआ, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आपका क्या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है ना। उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रस्टी बैठाया जाएगा इस फंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सेपरेट ट्रस्टी होगा और इस फंड में पैसा का कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और जो आपका डिपॉजिटरी है जैसे एनएसडीएल सीएसडीएल ये लोग भी कंट्रीब्यूट करेगा कुछ पैसा, और इनके पैसा से बन जाएगा प्रोटेक्शन फंड बन जाएगा, है ना। किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो जो इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट करेगा। फंडिंग का पैटर्न दिया हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज कितना पैसा करेगा और डिपॉजिटरी कितना पैसा करेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज एक जितना लिस्टिंग फ़ी होगा ना उसका 1% करेगा, और जो ब्याज वगैरह कमाता है जब आपका सिक्योरिटी जमा होगा तो वो सब पूरा 100% लगा देना है उसको, ठीक है। जो पेनाल्टी कलेक्ट करेगा वो पूरा लगा देना है, ठीक है। और जो प्रोटेक्शन फंड का जो पैसा घुमाएगा मार्केट में, उससे जो पैसे ब्याज कमाएगा उसका 70% लगा देगा। और देखिए डिपॉजिटरी जो वो लगाएगा प्रोटेक्शन फंड में कितना पैसा, तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसका कम से कम 5% उसको देना है, ठीक है। फाइन पेनल्टी जो लेगा वो सब पैसा डाल देना है इसके अंदर, और जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो भी डाल देना है। तो ये हो गया आपका ये आपको प्रोटेक्शन फंड बन गया, ठीक। एक सारे इन्वेस्टर सर्विस फंड है ना। इन्वेस्टर सर्विस फंड देखिए बेसिकली क्या है कि बहुत सारे टायर 2-3 सिटीज़ हैं ना, उसमें लोग आजकल सब जो है बिना पढ़े लिखे इन्वेस्ट कर रहा है, फिर पता कुछ होता नहीं स्टॉक मार्केट का, है ना, उनका पैसा जाता है डूब। तो उनको एडुकेशन करने के लिए जो है टायर 2 टायर 3 सिटी मेनली टारगेट किया जाएगा, ताकि जो है एक फ़ंड बना देते हैं, उस फंड से सिर्फ एजुकेटिव वर्क करेंगे, है ना, ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस बढ़े, प्रॉस कौन समझें। एक है आपका न्यूज़ में सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है भाई साहब, मान लीजिए कंपनी बना दिया सोशल सर्विस करने का कि भाई साहब ये मैं आपके बच्चों आपको आपके सबके पूरे ख़ानदान को पढ़ाते रहूँगा, आप मेरा जो है कंपनी का जो भी मेरा शेयर है बॉन्ड है ये सब परचेज कीजिए, है ना। तो ये क्या है, सोशल वर्क है ना जी। इसमें हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, प्रिंसिपल भी रिटर्न नहीं करेंगे, बस सब्सक्रिप्शन लीजिए और सर्विस लीजिए, मज़ा लीजिए सर्विस का, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है फ्रेमवर्क में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, इसलिए वो न्यूज़ में है ये चीज़, ठीक है। अब देख रहे डेटा पॉइंट जहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि कितना रिवेन्यू करना है। उसमें रिवेन्यू क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया समझिए सोशल इंटरप्राइज खोलने का। आपका प्रीसीडिंग जो 3 साल है ना, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 3 साल पहले का जो आपका डेटा है, उसमें 67% रिवेन्यू तो आपका जो कोर वर्क है उससे आना चाहिए। जैसे अगर आप सोशल काम कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, तो मेन इसी से 67% का रिवेन्यू होना चाहिए आपका। खर्चा भी 67% आपका इसी काम में होना चाहिए, और जो आपके इन्वेस्टर हैं यानी कि जो आपके कस्टमर है ना, वो भी 67% इसी बेस में होना चाहिए। बाकी 1/3 एक्स्ट्रा लोग हो सकते हैं। तो ये लगभग मैंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला में जो पोर्शन है सिलेबस का, उसमें रेलिवेंट न्यूज़ जो भी थे यहाँ पे वो मैंने कवर किया है। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन का अगला वाला जो वीडियो आएगा वो स्टैटिक पोर्शन से आएगा।